नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के हम जैसे कि सभी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 13, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 12, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर अलग-अलग सब्जेक्ट। तो शाम 8 बजे लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था दलपति विजय की प्रमुख रचना इनमें से जो है वो कौन सी है? परमाल रासो, विसल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो, ये 4 ऑप्शन थे। यहाँ पर जो आप चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं खुमान रासो, जो पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था यहाँ पर निषेधवाचक करके टाइप हो गया था, तो वो गलत था। तो प्रश्न वहाँ पर गलत था, परंतु यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। दलपति विजय की प्रमुख रचना इनमें से जो है वो कौन सी है? बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी खुमान रासो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। दलपति विजय जो है ये आपके भारतीय कवि थे और इन्होंने ही खुमान रासो जो है उसकी रचना जो है वो की थी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथ ही साथ क्या करते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में लिखा है पृथ्वीराज रासो, इसकी बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी रचना है? तो चंद्र बरदाई की जो है वो रचना है। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये रचना पूछी जाती है। चंद बरदाई जो है इनकी रचना है। ये आदीना जो आप देख पा रहे हैं, इसकी जगह बिंदी भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों ही आपका सही है। बात करते हैं इसके अलावा वीसल देव रासो। तो वीसल देव रासो जो है वो, यदि बात करें इसके रचयिता कौन है, तो नरपति नाल है। नीचे मैं नाम लिख देता हूँ, नरपति नाल। ये चारों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और पहला परमाल रासो की यदि बात करें तो परमाल रासो जो है वो हिंदी या आदिकालीन जो हिंदी साहित्य कह सकते हैं उसके प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रसो काव्य के रूप में जो है वो जाने जाते थे। और बात करें रचनाकार की तो जगनिक जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जगनिक जो है वो हो जाएगा। तो ये चारों ही ऑप्शन ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी खुमान रासो सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य आपको पहचानना है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा है, वह लगा है, जिसने लगा है, इस टाइप के शब्द। तो सरल वाक्य तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपके एक ऑप्शन कट गया, संयुक्त और मिश्र में से आपको छांटना है या आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, बी या डी में से कौन सा सही होगा? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ABCD में से बी वाला मिश्र वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य होता क्या है? तो ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ-साथ कह सकते हैं कोई दूसरा उपवाक्य भी होता है, तो वे आपके वाक्य मिश्र वाक्य जो है वो कहलाते हैं। अब मिश्र वाक्यों की रचना की बात करें तो एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उसी पर डिपेंडेंट या आश्रित होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, तो एक डिपेंडेंट से दूसरा आपका सेंटेंस आगे बढ़ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो आपका ऑप्शन बी मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वाक्य के घटक होते हैं। यहाँ पर प्रकार नहीं पूछे हैं, यहाँ पर घटक पूछे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ABCD में से उद्देश्य और विधेय होते हैं, कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म और क्रिया होते हैं या कर्म और विशेषण होते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो वाक्य के घटक होते हैं आपके उद्देश्य और विधेय, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा होता है इंग्लिश में तो हम क्या कहते हैं कि उसका ये भाग जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी बचा प्रेडिकेट है। उसी प्रकार आपके इसमें भी हो जाते हैं उद्देश्य और विधेय। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य आपको छांटना है। अभी आपने क्या छांटा था? अभी आपने मिश्र वाक्य छांटा था। अब 4 यहाँ पर कथन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। दूसरा कह रहा है कि गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। तीसरा कह रहा है कि वह खाना खाकर सो गया और चौथा कह रहा है उसने खाना खाया और सो गया। तो आपको बताना है
ऑप्शन ABCD में से संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड लिखा हुआ है और इससे आपको स्पष्ट रूप से पहचानने में आ रहा है कि ये आपका एक संयुक्त वाक्य जो है उसका सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। और बात करें होता क्या है संयुक्त वाक्य, तो जैसे अभी अपने मिश्र वाक्य वाक्य में जाना था, आश्रित होते हैं। इसमें आपके आश्रित नहीं होते हैं इस वाक्य में, या कह सकते हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्यों को आप संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। डिपेंडेंट इसमें जो है वो नहीं होता है। अब सबसे अच्छी पहचान होती है क्या, जो बीच में यहाँ पर और लगा हुआ है, और की जगह यहाँ पर एवं भी हो सकता है आपका, तथा है, या है, अथवा है, इसलिए है, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सभी आपके जितने भी होते हैं सब इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम योजक के रूप में भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, और चौथा कह रहा है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो ऑप्शन ABCD में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। देखिए ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने लगे। बी वाला हो सकता है जानता है कि, इस प्रकार से डिपेंडेंसी आप दिखाते हैं मिश्र वाक्य में। तीसरा कह रहा है नेताजी भाषण देकर चले गए, बिल्कुल नहीं होगा। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, तो ये भी आप सोच सकते हैं। तो बी और डी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। मैंने हमेशा ही आपको कहा है क्या करा करिए, ऑप्शन को काट लिया करिए ताकि आपको उत्तर छांटने में आसानी हो। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो एक दूसरे पर सेंटेंस डिपेंडेंट है, इसमें एक प्रधान वाक्य एक उपवाक्य इस टाइप से होता है, वही मैंने आपको बताया था। तो यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा बताना है आपको नहीं है। अल्प विराम, यहाँ पर आधी ला जो है वो बनेगी अल्प विराम, अवतरण या निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम, बताना आपको विराम चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका अवतरण यहाँ पर ये विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। अल्प विराम भी आता है, निर्देशक चिन्ह भी आता है और पूर्ण विराम तो आता ही है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और इस प्रकार से डॉट और कॉमा और इस प्रकार से पूर्ण विराम टाइप का। तो अब आपको बताना क्या है, बताना आपको यह है कि कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा से जो है वो नहीं लिया गया है। ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से। तो आप देखेंगे इंग्लिश में आपको कॉमा तो बहुत जगह देखने को मिलता है, क्वेश्चन मार्क जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं अधिकतर सब में ही आपको देखते हैं, और ये भी आपका होता है, परंतु पूर्ण विराम आप कहीं नहीं देखते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं सातवां, वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। पहला कह रहा है कि राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। इस प्रकार की जो हिंदी है आपको अधिकतर हाई स्कूल लेवल पर देखने को मिलती होगी, आपने यदि पढ़ाए होंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलते थे। तो चार ऑप्शन में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से, और इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूँ। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, वक्ष पर सांप लौटने लगे, यहीं पर आपका कह सकते हैं अशुद्ध भाग है। बात करते हैं अब सही क्या होगा। शुद्ध भाग तो ये है, तो वक्ष पर सांप लौटने लगे की जगह आपका क्या होगा, कलेजे पर सांप लौटने लगे, ये आपका ज्यादा सही होगा। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन यहाँ पर भी आपको करना है, और चार कथन एक साथ जो है वो एक पूरे सेंटेंस को लिखा गया है कि तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, या साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक, इस प्रकार से अलग अलग जो है वो दे रखे हैं। आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
यहाँ पर तो आपके ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया गया, परंतु अधिकतर जगह आपको इस प्रकार के अगर सेंटेंस है तो सही यानी कि सही सीरियल से लिखा रहता है। लिखा क्या रहेगा कि तुम कक्षा में आते हो, ऑप्शन ए में, फिर बी में क्या लिखा रहेगा, तो तुम्हारी पुस्तक, और सी में क्या लिखा रहेगा, साथ क्यों नहीं जो है वो लाते, और डी में लिखा रहेगा कोई त्रुटि नहीं। तो ये आपका सीरियल हो जाएगा। बात करते हैं चलिए आप उत्तर की, तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ वाले जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैंने ये जो साइड में लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग बताया। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही कौन सा होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मैंने तो तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक बी नंबर पे लिखाया था, यहाँ पर बताया मैंने सीरियल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका बी सही होगा, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है, अशुद्ध भाग क्या है वो आप जानिए। तो तुम्हारी पुस्तक आपका नहीं सही होगा। सही क्या होगा आपका, तो अपनी पुस्तक जो है वो होगा। तो तुम्हारी की जगह क्या आएगा, अपनी पुस्तक जो है वो आएगा। जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, समुद्र मंथन जो है वो करना का अर्थ जो है वो बताना है। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कठोर परिश्रम करना आपका होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि विरोध करना जो है उसके लिए सही मुहावरा जो है वो क्या होगा। तो सिर झुकाना तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, विरोध से ही आपको नहीं समझ में आ रहा है। सिर उठाना बिल्कुल हो सकता है, सिर कटाना आपका नहीं होगा, और सिर चढ़ाना भी आपका नहीं होगा। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिर उठाना जो है आपका होता है, विरोध करना जो है उसके लिए सही मुहावरे का सेंस में यदि बात करें तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा आपको बताना है कौन सा सही होगा। पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, या पानी पानी होना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा है, नाश कर देने का क्या हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी पानी फेर देना सही हो जाएगा। बहुत बार बोलते भी हैं कि ये कराए पर पानी फेर दिया, वही मतलब होता है नाश कर देने के सेंस में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर अनुप्रास तो बिल्कुल नहीं होगा, उसमें वर्ड की उत्पत्ति होती है बार बार, तो यहाँ पर वर्ड की तो हुई नहीं है। अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बात भी किसी प्रकार की नहीं की गई है। श्लेष या यमक में से आपका कौन सा सही होगा, ये यहाँ पर आपको छांटना है। तो देखिए मैंने दो ऑप्शन आपके लिए कम कर दिए, अब आपको छांटना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला श्लेष अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत जगह आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखा देखने को मिलता है। एक्चुअल में श्लेष अलंकार क्या होता है, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, या कह सकते हैं मिला हुआ। तो जब एक ही शब्द से हमें अलग अलग अर्थ मिलते हो, विभिन्न अर्थ मिलते हो, तो उस समय आपका श्लेष अलंकार जो है वो होता है। अब एग्जाम्पल की यदि बात करें, यहाँ पर क्या लिखा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसके आगे दूसरी लाइन है आपकी, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो ये आपकी टोटल कंप्लीट लाइन है। अब यहाँ पर जो पानी वर्ड आप देख पा रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, और दोबारा देखिए फिर से आ रहा है बिन पानी सब सून। तो पानी के यदि बात करें तो आपका पानी का पहला अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनुष्य जो है उसके संदर्भ में, यानी कि इसका जब इसका आप मतलब कह सकते हैं विनम्रता से निकाल सकते हैं, वो आप कह सकते हैं। दूसरा पानी की बात करें, और पहले पानी में आप ये भी कह सकते हैं कि रहीम ये भी इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, जिसको पानी से जोड़कर बताया गया है। दूसरे वाले पानी के अर्थ की बात करें तो पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज, या चमक। तो रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता, तो उस सेंस में यहाँ पर बताया गया। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव जो है वो है। विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, या शांत रस। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। जुगुप्सा शब्द जो कौन से रस का स्थायी भाव जो है वो है।
तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका पहला ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विभत्स रस जो है जुगुप्सा, इसमें से आपका स्थायी भाव जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 14 प्रश्न क्या कह रहा है, छंद की जो रचना है वो किसके द्वारा होती है? स्वर के समायोजन से होती है, गढ़ों के समायोजन से होती है, ध्वनियों के समायोजन से होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर के समायोजन से जो है वो होती है। तो छंद की रचना स्वर के समायोजन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 प्रश्न क्या कह रहा है, ए ओ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, ह्रस्व स्वर है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन संयुक्त स्वर के अंतर्गत ये सभी जो है आपके आते हैं। तो संयुक्त स्वर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 प्रश्न क्या कह रहा है, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द जो है आपको बताना है। सहचरी होता है, संगिनी होता है, प्रेमिका होता है, या अर्धांगिनी होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा, अर्धांगिनी जो है आपका सही समानार्थी शब्द जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 प्रश्न क्या कह रहा है कि दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है इनमें से कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, या जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से मारुत जो है उसका पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। देवता, वायु, पृथ्वी या तालाब। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। आपको मारुत जो है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो कौन सा सही होगा? मारुत का पर्यायवाची शब्द जो है आपका वायु, जो आपका ऑप्शन बी लिखा हुआ है यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ और अन्य पर्यायवाची की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हवा जो है इसी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन में यदि आपको ये सब देखने को मिले तो आपको टिक करना है। पवन होता है आपका इसी का, इसके अलावा समीर होता है, अनिल आपका होता है। अनल और अनिल दोनों अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज सबसे ज़्यादा इसी में लोग होते हैं। अनिल आपका वायु का पर्यायवाची, बस एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। फिर आगे मारुत जो है आपका, वो भी आपका कह सकते हैं इसी में पर्यायवाची में आता है। ऐसे बहुत से पर्यायवाची हैं, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इतनी सारी अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको कराए थे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की, यानी कि प्रश्न की। सुहाग के नूपुर जो है उसका रचयिता आपको बताना है। प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला, या अमृतलाल सागर। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी डेली प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और उसके साथ साथ यदि बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला आपका ऑप्शन निराला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं निराला जी, इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो हिंदी कविता के जो छायावादी युग है उसके चार जो है वो प्रमुख स्तंभों में से जो है वो माने जाते हैं। तो इन चार स्तंभों में कौन कौन से हैं? आपका जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर केवल लिख रहा हूँ, महादेवी वर्मा है, ऐसे और भी नाम हैं जो कि हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ जो है वो माने जाते हैं। स्तंभों में तो यही है, मैं यहाँ पर और भी हैं जो है वो मैं बात कर रहा हूँ छायावादी युग के संबंध में। तो यहाँ पर स्तंभ की जो मैंने बात की वो आपके यही चार हैं, निराला, और ये आपके JP यानी कि जयशंकर प्रसाद, SP यानी कि
सुमित्रा नंदन पंत, और MV यानी कि आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, भ्रमर गीत जो है उसके रचयिता जो है वो कौन है? विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास या घनानंद। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। और अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम। इसी के साथ हमारा यह पार्ट आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।